अब हमारी 8वीं रिएक्शन है कि हमारा जब कभी भी हम कैसे में बेस हम बना सकते हैं, तो बाय हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल स्ट्रॉन्ग। मतलब कि जब कभी हम हीट करते हैं किसी कार्बोनेट को मेटल के साथ में, तो हमारा जो है वो क्या निकलता है, तो ऑल कार्बोनेट ऑफ मेटल एक्सेप्ट Na2CO3 एंड K2CO3 ऑन हीटिंग strongly decompose to form their respectively मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि हमारा जितने भी हमारे मेटल कार्बोनेट होते हैं वो सभी हमें जो है वो बेस देते हैं, सिर्फ दो को छोड़ करके। एक तो हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को छोड़ करके, और एक हमारा पोटेशियम कार्बोनेट को छोड़ करके। ये दोनों छोड़ करके हमें जो है वो सभी के सभी एक बेस देते हैं। जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है तो हम जो है हमको पता है कि जब CO3 है तो CO2 बाहर निकाल देंगे तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ZnCO3 है, CO2 बाहर निकाल देंगे ZnO बन जाएगा। वैसे CuCO3 है तो CO2 बाहर निकाल देंगे तो CuO बन जाएगा। तो जब कभी हम किसी कार्बोनेट को लेते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड उसका बनता है, और कैल्शियम ऑक्साइड बनने के बाद से वो हमारा एक एसिड बनता है। तो जैसे CaCO3 है, CaCO3 का CaO बच गया और CO2 बाहर निकल गया। लेकिन हमारे दो कंपाउंड ऐसे हैं कार्बोनेट जो हमें नहीं देते हैं ये बेस वाली रिएक्शन, वो है Na2CO3 और K2CO3 है। अगला है हमारा बाय द हीटिंग नाइट्रेट्स ऑफ मेटल स्ट्रांगली। मतलब कि जो भी हमारे नाइट्रेट है, नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें जो है वो हमारे बेस मिल जाते हैं, जैसे उसके ऑक्साइड। तो नाइट्रेट ऑफ मेटल फॉर्म कैल्शियम टू कॉपर, कैल्शियम से कॉपर बनाते हैं इन एक्टिव सीरीज स्ट्रॉन्ग हीटली डिकम्पोज टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिवली मेटल ऑक्साइड। वैसे जैसे कहने का मतलब ये है कि हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है, ये CaNO3 का होल ट्वाइस है। इसको हम हीट जब करेंगे तो हमारा NO2 गैस निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा और कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। NO3 है तो हम NO2 बाहर निकाल देंगे। जिस हिसाब से निकालेंगे हमें सिर्फ एक ही चाहिए, CaO चाहिए, और बाकी सब हमारा बाई प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट है तो NO2 गैस बाहर निकालेंगे। वैसे यहाँ पर Zn नाइट्रेट है मतलब जिंक नाइट्रेट है तो हम यहाँ पर NO2 बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे, ZnO बना देंगे। वैसे CuNO3 का होल ट्वाइस है तो यहाँ पर जो है वो NO2 गैस बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल देंगे, और कॉपर ऑक्साइड हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि हम लोग का एसिड था, एसिड की प्रॉपर्टी थी वो कि वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था। जो भी हमारा फिनोप्थिलीन था वो पिंक कलर का फिनोप्थिलीन था, उसको जो है वो कलरलेस चेंज कर देता था। अब उसी हिसाब से हमारा जो बेस है, बेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो सेम वही है, बस उसका हमें उल्टा कर देना है। तो बेसिस आर सोपी टू टच। सोपी मतलब कि एक तरह से फिसलने जैसे होते हैं ये, और बीटर टेस्ट होते हैं, ये कड़वाहट होते हैं। दे चेंज कलर इंडिकेटर्स के कलर चेंज करते हैं। जैसे बेस लिटमस पेपर पर अगर डालेंगे तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, और एसिड क्या करता था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता था। वैसे हमारा फिनोप्थिलीन है, पिंक कलर का फिनोप्थिलीन होता है, तो अगर वो कलरलेस फिनोप्थिलीन है तो उसको वापस से पिंक कलर कर देगा। और हमारा एसिड क्या करता था, जो पिंक कलर का था उसको हमारा कलरलेस कर देता था, और बेस का क्या करेगा कि जो कलरलेस फिनोप्थिलीन है उसको जो है वो वापस से पिंक कलर कर देगा। ठीक है ना। और मिथाइल ऑरेंज, उसमें क्या था कि ऑरेंज कलर से वो रेड कलर में ला रहा था, और इसमें जो है वो क्या करता है, ऑरेंज कलर से येलो कलर में। जो बेस होते हैं वो फिर ये मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज कलर से येलो कलर में लाते हैं, और जो एसिड होते हैं वो ऑरेंज कलर से रेड कलर में लाते हैं। आगे दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। एसिड भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते थे हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती, क्योंकि उसके पास आयन होता था। क्योंकि एसिड को जब तोड़ेंगे तो H+ और Cl- में टूटेगा। वैसे हमारा बेस होते हैं, बेस मान लेते हैं NaOH है, ये भी तोड़ेंगे तो ये भी तो Na+ और OH-, इसीलिए ये भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। चार्ज है, आयन है, यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। दे हैव एक कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन पर ये जलाने का काम कर। जैसे स्किन पर अगर कोरोसिव मतलब एक तरह से स्किन जो है वो थोड़ी सी जलने लगती है, उस टाइप का। अब पांचवा है एक्शन विथ अमोनियम साल्ट व्हेन दे आर फॉर्म्ड अमोनियम साल्ट अमोनिया गैसेस प्रोड्यूस। मतलब कि जब कभी हम बेस की रिएक्शन अमोनियम साल्ट का फॉर्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम साल्ट के साथ में कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड हमारा जो है वो NaCl निकलता है, एक सॉल्ट निकलता है, वाटर निकलता है, और साथ में अमोनिया गैस बाहर निकलती है। ये रिएक्शन ही याद कर लेनी है कि जब कभी भी हम बेस की रिएक्शन हम किसके साथ में कराते हैं, अमोनियम साल्ट यानी कि NH4Cl के साथ में कराते हैं तो हमारा अमोनिया गैस बाहर निकलती है। इसको याद कर लेना है कि अमोनिया गैस कब बाहर निकलती है, तो जब कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की रिएक्शन किसके साथ में करा देते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ में करा देते हैं तो हमारी अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। अब उसके बाद से 6 वाला
दे न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन हमने एसिड में ही पढ़ लिया था कि जब कभी हम किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ में कराते हैं तो हमारा सॉल्ट निकलता है और साथ में वाटर निकलता है। तो सेम वही उल्टा कर दिया है कि जब हम बेस की रिएक्शन एसिड के साथ में कराएंगे तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ही, साथ में हमारा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl एसिड है। जब बेस की एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। वैसे हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा बेस है, एसिड है। बेसिड एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो हमारा बना देगा FeCl2 यानी कि हमारा फेरस क्लोराइड यानी कि सॉल्ट और साथ में वाटर निकालेगा। तो ये रिएक्शन हम पीछे ही पढ़ चुके थे। 7 वाला क्या दिया है उसका प्रॉपर्टी कि दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द एयर फॉर्म कार्बोनेट। मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके क्या बना देते हैं, उसका कार्बोनेट बना देते हैं। अब यही रिएक्शन जो है हम लोगों ने उल्टी पढ़ी थी वहाँ पे कि जब कभी जो है वो हमारा जो बेस था, बेस वाले जो बेस प्रॉपर मतलब जब फॉर्मेशन ऑफ बेस पढ़ रहे थे कि कैसे हम बेस बनाते हैं, तो वो रिएक्शन यहाँ से दिया हुआ था। Na2CO3 और H2O के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो NaOH बनता है और CO3 है तो CO2 गैस बाहर निकल जाता है। सेम यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि जब कभी भी हम NaOH यानी कि बेस की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बेस एब्जॉर्ब कर लेता है तो Na2CO3 बनाता है और H2O बनाता है। वैसे ये हमारा KOH है, KOH की रिएक्शन CO2 के साथ में कराते हैं तो K2CO3 बना देते हैं और साथ में H2O वाटर गैस बाहर निकाल देते हैं। अब 8वां है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब होता है ये PPT मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई भी हम रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने के बाद से कोई भी हमारा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है और वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट उसके नीचे, मतलब हम कह रहे हैं कि एक गिलास है, ग्लास में हमने कुछ ऐसा विलेन मिलाया जो इनसॉल्युबल है, वाटर में घुल नहीं सकता है, तो वो नीचे यहाँ पर बैठ जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं PPT। और यही हमारी होती है PPT रिएक्शन। तो PPT रिएक्शन में ये हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है कि व्हेन दे एडेड द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द हैवी मेटल्स, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, दे प्रोड्यूस इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड एज प्रेसिपिटेट। जैसे कि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन NH4OH यानी कि हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराया, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में कराया तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 और साथ में ये हमारा पेल ब्लू कलर का जो है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये याद कर लेना है एकदम। और ZnSO4 हमने मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसकी रिएक्शन कराए तो NO2SO4 बन गया और साथ में ZnOH का होल ट्वाइस, ये हमारा प्रेसिपिटेट है जो कि नीचे बैठ गया। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें है कि एक्शन ऑफ हीट, मतलब कि जब हम बेस को अगर हीट से रिएक्ट करवाते हैं यानी कि उसको हम हीट गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो ऑल बेसेस एक्सेप्ट NaOH और KOH डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव ऑक्साइड्स। मतलब कि जितने भी बेसेस होते हैं सभी के सभी ऑक्साइड देते हैं और साथ में क्या क्या हमारा बचता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यही दोनों जो ऐसे होते हैं जो बचते हैं और डिकम्पोज नहीं होते, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों डिकम्पोज नहीं होते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि और बाकी सभी डिकम्पोज होकर के वो ऑक्साइड देते हैं। अब जैसे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में H2 वाटर गैस निकलेगी। वैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी Al2O3 बनाएगा और साथ में वाटर गैस बाहर निकालेगा। और ये NaOH और KOH ये दोनों डिकम्पोज नहीं होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर, अब एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है कि द हाइड्रोक्साइड ऑफ जिंक, aluminium and lead are amphoteric, they can act as weak bases as well as acid। मतलब कि एम्फोटेरिक मतलब एम्फीबियन का मतलब समझते हो ना, जो पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं। तो वैसे एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है कि जो बेस की भी तरह काम करे और एसिड की भी तरह काम करे, दोनों की तरह काम करता है, उसको एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। मतलब कि जो बेस की भी तरह काम करता है और एसिड की भी तरह काम करता है उसको हम लोग बोल देते हैं एम्फोटेरिक नेचर, उसका बोल देते हैं। ठीक है, तो द हाइड्रोक्साइड ऑफ जिंक, मतलब जिंक का हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर किसी एल्यूमिनियम का हो गया या फिर लेड का हो गया, ये सभी जो है वो हमारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। हाइड्रोक्साइड मतलब कि हमारा ZnOH, जिंक का हाइड्रोक्साइड मतलब ZnOH, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड मतलब कि Al के साथ में OH ग्रुप लिखा है, AlOH का 3, ये हमारा जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। लेड हाइड्रोक्साइड यानी कि PbOH का होल ट्वाइस, ये सभी जो हमारे एम्फोटेरिक नेचर, मतलब ये एसिड भी होते हैं और बेस की भी तरह काम करते हैं, तो ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जैसे कि देखो अब ये बेस की तरह काम कब करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जब हमारा ZnOH है, हमारा है ना ये Zn और हाइड्रोक्साइड ऑफ जिंक, मतलब कि Zn के साथ में हमारा हाइड्रोक्साइड यानी कि ZnOH
एसिड के साथ में काम कराते हैं हम इसका, तो ZnCl2 बना देता है और साथ में वाटर बाहर निकाल देता है। उसके बाद से ये हमारा Pb है, लेड का हमारा हाइड्रोक्साइड है, HNO3 एसिड के साथ में रिएक्शन कराया तो हमारा लेड नाइट्रेट बना दिया। वैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एसिड के साथ में रिएक्ट करा, मतलब दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं, जो एसिड और बेस दोनों की तरह, एक तरह से रिएक्ट करके दोनों की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा एम्फोटेरिक नेचर है। एम्फोटेरिक नेचर मतलब जो बेस की तरह और एसिड दोनों की तरह काम करते हैं वो हमारे होते हैं। जैसे यहाँ पर वीक बेस की तरह यहाँ पर कौन काम कर रहा है, ये ZnOH, PbOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी हमारे वीक बेस की तरह काम कर रहे हैं और ये हमारे एसिड है। और यहाँ पर हमारा बन गया हमारा ZnCl2। ZnCl2 मतलब कि साल्ट और वाटर, ये हमारा बेस है, ये एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो रही है। बस ये है कि हमको ये दिखा रहा है कि एम्फोटेरिक नेचर है। एम्फोटेरिक नेचर मतलब कि Zn एक तरह से वीक बेस की तरह यहाँ पर काम कर रहा है और आगे देखेंगे कि वीक एसिड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा एम्फोटेरिक नेचर है, यानी कि ये हमारे वीक बेस कौन कौन, Zn का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड और Pb यानी कि लेड का हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो है वो तीनों एक तरह से दोनों एम्फोटेरिक नेचर मतलब एसिड की भी तरह काम करते हैं और बेस की भी तरह काम करते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि जी हमारे वीक बेस की तरह काम करें। यहाँ पर बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, हमारा सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है। आगे दिया है जब ये वीक एसिड की तरह काम करते हैं। तो वीक एसिड की तरह काम कब करते हैं, देखो यहाँ पर ZnOH का होल्ड वाइस वही है, लेकिन यहाँ पर वीक एसिड की तरह काम कर रहा है, वीक एसिड की तरह काम कर रहा है। और ये हमारा NaOH, ये हमारा बेस है। तो ये हमारा Na2ZnO2 एक्वस सोल्यूशन में सोडियम जिंकेट और साथ में वाटर। ये याद कर लेना है कि जब कभी हमारा वीक एसिड की तरह काम करता है ये Zn हाइड्रोक्साइड, तो उस समय हम NaOH हार्ड बेस लेते हैं और साथ में हमारा सोडियम जिंकेट बनता है। ठीक है, आगे अब उसमें हमारा ये हमारा वीक बेस की तरह काम कर रहा है, वीक एसिड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये हमारा बेस है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारा वीक एसिड। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये वीक एसिड की तरह काम करेगा। तो ये वीक एसिड क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, इसलिए एसिड के भी साथ में मतलब वीक एसिड की भी तरह काम करता है और वीक बेस की भी तरह काम करता है। तो इसके पहले हम वीक बेस की तरह काम कर रहा था तब देख रहे थे, अब ये वीक एसिड की तरह काम कर रहा है। साथ में OH है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमारा सोडियम जिंकेट बना और वाटर बाहर निकला। वैसे हमारा जब लेड का हाइड्रोक्साइड है, ये भी वीक एसिड की तरह काम कर रहा है। और ये जब वीक एसिड की तरह काम कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, साथ में हमारा सोडियम प्लम्बाइड बना रहा है। और वैसे तीसरा जो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, ये भी हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारा बेस की तरह, हाई बेस की तरह काम कर रहा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना रहा है। ये तीनों रिएक्शन पता होना चाहिए। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है कि जब कोई भी हमारा मेटल, कोई भी मेटल नहीं, जब हमारे तीन जैसे कि Zn हो गया, Pb हो गया और एल्यूमिनियम, ये तीनों के हाइड्रोक्साइड जब एसिड और बेस, वीक एसिड और वीक बेस की तरह दोनों की तरह काम करते हैं तो वो एम्फोटेरिक नेचर होता है। यहाँ पर दिया द एबव इक्वेशन क्लियरली इलस्ट्रेट दैट टू बेसिस कैन आल्सो रिएक्ट टुगेदर। दो बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन ये बता रही है कि दो बेस आपस में भी जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं। अरे भाई ये बेस ही तो है, ऊपर हमारा वीक बेस की तरह काम कर रहा था, ये वीक एसिड की तरह काम कर रहा था, लेकिन है तो बेस ही, तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो ये दोनों बेस ही हैं। तो यही वही यहाँ पर दिया कि द एबव इक्वेशन क्लियरली इलस्ट्रेट, ये दोनों रिएक्शन आपस में क्या बता रहे हैं कि ये दोनों आपस में बेस भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब यूजेज ऑफ कॉमन बेसिस, कि जो हमारे बेस हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो देखो, बेसेस आर बीटर टू टेस्ट। बेसेस कैसे होते हैं, वो हमारे बीटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब कि वो हमारे कड़वे होते हैं। पहली बात कि बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट, हेंस कैन नॉट यूज्ड इन एडिबल प्रोडक्ट, इसीलिए उनको हम खाने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। 10 आर यूज्ड इन मैनी अदर एरियाज विच इंक्लूड मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, इसीलिए हम उसको, वो कड़वे होते हैं जिसकी वजह से हम उनको खाने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और किस में यूज़ करते हैं, जब खाने में नहीं यूज़ करते हैं तो किस में यूज़ करते हैं, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब साबुन बनाने में। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो हमारे हार्ड वाटर होते हैं उनको सॉफ्ट करने में। ऐसे ही याद करो क्या होता है हार्ड वाटर, आगे पढ़ना कि हमारे ड्यूटीरियम ऑक्साइड ये सभी हमारे हार्ड वाटर होते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज़ किया जाता है। मेकिंग रेफेक्ट्री रिफैक्ट्री ब्रिक्स, मतलब जो रिफैक्ट्री ब्रिक्स क्या होते हैं, जैसे कि ईंट वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। फायर एग्जिस्टिंग्विशर्स, मतलब कि जो हमारे आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें बेसिस का यूज़ कर लिया जाता है। द मोस्ट यूज ऑफ बेसिस स्पेशली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH,
ये इसका ज़्यादातर यूज़ होता है एज अ लॉन्ड्री रिएजेंट बिकॉज इट्स एबिलिटी टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ। तो ये लॉन्ड्री रिएजेंट की तरह काम करता है, इसीलिए ज़्यादातर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब आगे दिया हुआ है बेसिस और उसका यूज़। तो सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये रिमूव करता है ग्रीसेस को, स्ट्रेन्स को फ्रॉम क्लॉथ। कपड़ों में जो भी हमारे ग्रीस या फिर जो स्टेन्स या फिर मतलब स्टेन्स मतलब जो उसमें कड़ा है ऐसा कुछ, तो जैसे कि नहीं होता है वो ईजी वगैरह होता है तो वो नॉर्मल कर देता है उसको। ईजी ईजी मतलब एक कपड़ा धोने वाला आता है, वो क्या कर देता है कि उसको अगर हम डालेंगे कपड़े में तो थोड़ा चमक आ जाएगी कपड़े धोते समय। तो स्टेन्स मतलब जो मुड़ा हुआ आता है, जो सिकुड़ा हुआ होता है, वो बराबर कर देता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है जो रिमूव स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ, कपड़ों से जो है वो मुड़ाई या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको हटाने में यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH सोप बनाने में यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH, ये हमारा इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करने में किया जाता है और साथ में हार्ड वाटर को भी जो है वो सॉफ्ट करने में यूज़ किया जाता है। ये सब याद करना है आपको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH है, उसका यूज़ कहाँ करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में और साथ में हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंट एसिड की तरह काम करता है। मैग्नीशिया है रेफ्रेक्टरी ब्रिक्स। मैग्नीशिया जैसे कि रेफ्रेक्टरी ब्रिक्स क्या होता है बाद में बता देंगे। रिफैक्ट्री ब्रिक्स का मतलब ये होता है कि मतलब रिफैक्ट्री ब्रिक्स को बनाने में मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Al2OH का होल थ्राइड, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है तो एक फोमिंग एजेंट की तरह किया जाता है। फायर एक्सटिंग्यूशर मतलब कि आग को बुझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सभी याद करना कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्टेन को, कपड़ों के अंदर लगा हुआ स्टेन उसको रिमूव करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, साथ में हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंट एसिड में, मैग्नीशिया रेफ्रेक्टरी ब्रिक्स में और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2H का होल थ्राइस ये हमारा एक्सटिंग्यूशर में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। अब इंडिकेटर देखो कि इंडिकेटर बेस का इंडिकेटर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले लिटमस, इट इज़ एन इंडिकेटर दैट यूज टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ गिवन सोल्यूशन। तो हम लोग पढ़े थे अभी पढ़े थे पीछे कि लिटमस पेपर पर अगर हम बेस डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर को वो कैसा कर देता है, ब्लू कर देता है। ठीक है, और एसिड हमारा ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो इट इज़ रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। जो लिटमस पेपर होता है अगर उस पर हम एसिड डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। न्यूट्रल सोल्यूशन में वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। और बेसिक सोल्यूशन उस पर डाल देते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो सीधा सीधा जब हम एसिडिक सोल्यूशन रहता है तो वो रेड कलर का, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है तो वो पर्पल कलर का, और जब बेसिक सोल्यूशन होता है तो वो ब्लू कलर का होता है। अब लिटमस कैन बी यूज्ड इन पेपर फॉर्म, हेयर इट कम ब्लू एंड रेड फॉर्म। द ब्लू फॉर्म ऑफ रेड पेपर चेंज कलर व्हेन रेड डिप्ड इनटू एसिड सोल्यूशन। मतलब कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ यही है कि जब कभी हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है उस पर अगर हम एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर वहीं पे हम कह रहे हैं कि अगर रेड है तो उस पर हम बेस डालेंगे तो हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लिटमस पेपर का यूज़ है। अब आगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब कि आगे यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। इन एडिशन ऑफ लिटमस other indicator that are frequently used phenolphthalein and methyl orange, रेड पिंक येलो ग्रीन और ब्लू इंडिको वायलेट। मतलब कि जब ये फिनोफ्थलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज रहेगा तो जब ये हमारा पीएच मान है मतलब 1 पे अगर पीएच रहेगा उसका तो वो रेड कलर का होगा, अगर 3 है तो पिंक कलर का होगा, अगर पीएच जो है वैल्यू 5 है तो येलो कलर का होगा, अगर जो है वो 9 है तो ब्लू कलर का होगा। पीएच वैल्यू मतलब 9 है मतलब कि वो बेस है तो बेस जो है ब्लू कलर का होगा। वैसे 11 पे इंडिगो और 13 पे वॉयलेट कलर का होगा। अब उसके बाद से यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ वेरी सेंसिटिव, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइज, दीज डाइज डिफरेंट कलर सोल्यूशन विद डिफरेंट, मतलब अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर के होते हैं। ये जो हमारे फिनोफ्थलीन हो गए या फिर जो है वो फिनोफ्थलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज अलग अलग पीएच वैल्यू पे, ये है ना अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर दिखा रहा है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ये ऑर्गेनिक डाई की तरह काम करते हैं जो अलग अलग कलर के दिखाते हैं विथ डिफरेंट पीएच वैल्यू, अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर दिखाते हैं।
यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन सा कलर है, किस किस pH वैल्यू पे। तो 1 pH वैल्यू पे रेड है, 3 pH वैल्यू पे पिंक है और 5 pH वैल्यू पे येलो है। ठीक है। अब न्यूट्रल सोल्यूशन तो इम्पार्ट्स ग्रीन कलर, मतलब कि जो भी हमारे न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं, जैसे हमारे 7 pH वैल्यू 7 है, यानी कि वो हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन, तो उस समय ये ग्रीन कलर का हो जाता है, फिनोप्थिलीन या फिर हमारा वो मिथाइल ऑरेंज। एसिडिक pH with increase in acidity the color changes yellow to pink and then to red। एसिडिक pH पे हमारे ये जैसे जैसे एसिडिक हम इंक्रीज कर देते हैं, ये रेड से येलो कलर के होते जाते हैं। बेसिक pH विथ इंक्रीज इन बेसिसिटी, जैसे जैसे ये बेसिसिटी इंक्रीज करते हैं, ये 8 से बेसिक इंक्रीज हो रहा है और ये ब्लू से वॉयलेट कलर के हो जाते हैं। ठीक है।